हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 102 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आंसर्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है जो आपके स्टेट्स के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश हैं कि अगर सरकार हमारी कोई भी लॉ, कोई भी कानून बनाएगी तो किन दिशा निर्देशों को वो ध्यान में रखेगी, वो होते हैं हमारे डीपीएसपी। दे आर एनश्राइंड इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भारत के संविधान के पार्ट 4 में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 36 से 51 के अंदर। एंड एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच सिटीजन्स कैन लीड अ गुड लाइफ। और इनका जो उद्देश्य है वह क्या होता है? ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनाना कि जिसमें जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डीपीएसपी होते क्या हैं। डीपीएसपी होती हैं गाइडलाइंस। गाइडलाइंस किसके लिए? सरकार के लिए। इन गाइडलाइंस को सरकार ध्यान में रखेगी और फिर ही कानून बनाएगी। ये संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बनाना ताकि जो नागरिक हैं वो अच्छा जीवन जी सकें। अब हम बात करेंगे इनके की फीचर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट दे आर नॉन जस्टिएबल नेचर, कि जो आपके डीपीएसपी हैं ये किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। सरकार को सिर्फ इन्हें ध्यान में रखना है, ये गाइडलाइंस है, ना कि कोई कानून है कि अगर वो कानून नहीं पूरा होता तो आप कोर्ट में चले जाओगे। तो क्या है कि ये कैसे हैं? गैर न्याय संगत हैं, अर्थात इन्हें किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि ये देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह इन कानूनों को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। जो हमारा राज्य है उसका कर्तव्य है कि वो लागू करेगा ही करेगा इन सिद्धांतों को, पर अगर वो लागू नहीं कर रहा तो उसके लिए हम सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे हम मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। उसके बाद इनका एम होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर आना, यानी कि लोकतंत्र को लेकर आना इनका उद्देश्य है। ऐसी सोसाइटी बनाना, वेलफेयर सोसाइटी, जो राज्य है वो कैसा हो? कल्याणकारी राज्य हो, हर किसी का राज्य में क्या हो रहा हो? कल्याण हो रहा हो। दे स्ट्राइव टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़। क्या? ये असमानताओं को कम करने में, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सभी नागरिकों की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वहां तक उनकी पहुंच हो। जो डीपीएसपी हैं वो एक तरह के गाइड की तरह काम करते हैं टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए एक तरह की गाइडलाइन है। दे आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो डीपीएसपी भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों को नीतियों और कानूनों के निर्माण में, कार्यान्वयन में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं को प्रभावित करना होता है। तो यानी कि जो डीपीएसपी हैं वो सरकार की, जो भी सरकार कानून बनाती है उन्हें प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी क्या होते हैं। अब हमें बात करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होगा। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जिनका हनन होने पर हम सीधा न्यायालय जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो स्टूडेंट्स ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। हमें अधिकार तो मिले हुए हैं पर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। दीज ड्यूटीज़ वर एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ये जो ड्यूटीज़ हैं इन्हें कब ऐड किया गया था? संविधान में जब 42वां संशोधन हुआ 1976 में, तब इन ड्यूटीज़ को संविधान में जोड़ा गया। पार्ट 4A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 51A जो है वो इन ड्यूटीज़ को उसके अंदर इन ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। और किसकी रिकमेंडेशन पे ये ड्यूटीज़ आई थी? ये आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग
4A में अनुच्छेद 51A के तहत निहित है। इन कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स। ये क्या है, जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए रिमाइंडर है दैट वाइल दे इंजॉय देयर राइट्स दे ऑल्सो हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस। आप यहाँ पे इस देश में केवल राइट्स को एंजॉय करने के लिए नहीं रह रहे हो, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इस देश के प्रति। तो मौलिक जो कर्तव्य हैं वे नागरिकों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि जब वे अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं तो उनका कुछ दायित्व भी है। So the fundamental duties outline the moral and civic responsibilities that citizens should follow. जो लोग हैं उन्हें मौलिक और नैतिक कर्तव्यों को अपने फॉलो करना है अपने देश के प्रति। दे सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू ऑफ द ऑब्लिगेशन सिटीजन्स हैव टूवर्ड्स देयर कंट्री एंड फेलो सिटीजन्स। अब हमें हमारे देश के नागरिकों के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, ठीक है। एक तो हमारे देश के लैंड के प्रति, हमारे देश का हेरिटेज, हमारे देश का कल्चर, हर चीज़ के प्रति हमारा कुछ ना कुछ दायित्व है, वो हमारी ड्यूटीज़ हमें याद दिलाती हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली लिस्टेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच वर लेटर इंक्रीज टू 11। पहले शुरू में कितनी ड्यूटीज़ थी? 10 थी, फिर बाद में 11 हो गई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद। अब हम बात करेंगे इन ड्यूटीज़ की। सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या है? To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। हमारे संविधान का एक तो हम पालन करें, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसका हम सम्मान करें। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। उन महान आदर्शों का आदर करें जिनका पालन हमें करना है, जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम को प्रेरित करा, जिनकी वजह से हमारा क्या स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था। उन सारे आइडियल्स को, उन आदर्शों का हम आदर करें, अपहोल्ड करें अपनी सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बना के रखें, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए तैयार रहें। ये हमारी ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके बीच में ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना जगाना, ठीक है। चाहे वो कुछ किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी भाषा के हों, कहीं से भी आते हों, सबके महिलाओं की गरिमा का भी ध्यान रखना है हमें। सभी भारतीय लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं के से ऊपर उठकर सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को हमें बढ़ावा देना है। महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को त्याग देना है। वो प्रथाएं जो महिलाओं की डिग्निटी के प्रतिकूल हैं, अपोजिट हैं, उन्हें हमें त्याग देना है। हमारी जो मिश्रित संस्कृति है उसको हमें महत्व देना है और उसे बचा कर रखना है, क्योंकि जो हमारा हेरिटेज है उसे हमें प्रिजर्व करना है। वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। जितने भी हमारे जंगल, झीलें, जितने भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी हमें रक्षा करनी है, उसमें हमें सुधार करना है। साथ ही साथ अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म अपने अंदर हमें जगा के रखनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, ये नहीं कि आप लाल किले पर जा रहे हो उसकी दीवार पे लिख कर आ जा रहे हो, तो जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हमें सेफ गार्ड करना है। और साथ ही साथ जितने भी स्पेयर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है, कलेक्टिव एक्टिविटीज़, ताकि जो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे चला जाए, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऐसे हमें काम करने हैं जिससे हमारे देश का नाम हो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा हर एक क्षेत्र में हमें उत्कृष्टता हासिल करनी है राष्ट्र को, ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो निरंतर उच्च स्तर पे पहुंचता रहे। और यदि कोई माता पिता हैं वो अपने जो बच्चा है उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उसे शिक्षा देंगे, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया था कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कोर्ट के द्वारा लागू नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, आप इसमें से किसी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो तो ये नहीं है कि इसको लेकर कोई आपको कोर्ट में उठा के ले जाएगा कि इसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं किया, ठीक है। ये कैसे हैं, जैसे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे वैसे ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये दोनों के दोनों ही लीगली एनफोर्सेबल नहीं हैं। हालांकि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशंस है सारे सिटीजन्स के लिए जो उन्हें फॉलो करनी है। वे नागरिकों के पालन और सम्मान के लिए एक नैतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक तो क्या समझ में आया आपको कि जो हमारे DPSPs हैं वो क्या हैं,
है ना। DPSPs को आप कोर्ट में जाके लागू नहीं कर सकते, ये सरकार के लिए दिशा निर्देश होते हैं। बस जो सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है उन नीतियों में इनको ध्यान में रखना होता है उन्हें। दूसरी चीज़, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, वो संविधान में बाद में जोड़ी गई थी, उनमें अमेंडमेंट भी हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको BPSC 102 के और भी पार्ट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।